Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोग उसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो ऑलरेडी कवर कर चुके। ठीक है, हम लोग उसके हेड्स ऑफ इनकम कवर कर रहे थे और उसमें जो पहला हेड ऑफ इनकम था इनकम फ्रॉम सैलरी, वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया है। अब बारी है दूसरा हेड ऑफ इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसे कवर करने का। अब मैं बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। तो बीकॉम लेवल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है। सिमिलरली आपका एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बार बार आपकी इनकम टैक्स में आता है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिमिलरली सैलरी के तरह ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सैलरी से बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लासेस आपका रहेगा बहुत ही कम रहेगा, कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी है इसके। ठीक है, और चैप्टर भी छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा है सेकेंड हेड ऑफ इनकम। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बोलता है सर? सेक्शन 22 बोलता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी comprising of any building or land appertaining thereto of which assessee is the owner other than such portion of property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him shall be chargeable to tax under that income from house property। ये जो है ये सेक्शन 22 जो चार्जिंग सेक्शन बोलता है, ये एक्ट में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोलता है? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयरटू ऑफ व्हिच एसेसी इज द ओनर अदर देन सच पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him shall be chargeable to tax under the head income from house property। सर इतने बड़े सेंटेंस का मतलब क्या है सर, वो बता दीजिए। ठीक है, हमने तो पढ़ लिया लेकिन हमें मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर पूरा चला गया। देखो इसका जो एक सिंपल सा मीनिंग है मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो इन सिंपल क्या बोल रहा है? इन सिंपल सेक्शन 22 सेज that annual value of a house shall be taxable in the hands of the owner if the property is not used for his own business or profession। इसका मतलब ये है कि सर जो आपका चार्जिंग सेक्शन 22 वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी हाउस का जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा उसके ओनर के हाथ में। उस प्रॉपर्टी का जो भी ओनर होगा उसकी ओनर के हाथ में टैक्सेबल होगा अगर वो प्रॉपर्टी वो अपनी बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा ओनर के हाथ में। सर आपने बोल तो दिया, लेकिन एक बात बताइए कि ये एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? ये जो हाउस, हमने जो हाउस का मतलब पढ़ा है, क्या ये हाउस का मतलब वही है या फिर कुछ और है? एंड एक और चीज भी बता दीजिए, कब आप बोलेंगे कि एक प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है एंड कब आप बोलेंगे कि एक प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 देखो, पहले बात करेंगे एनुअल वैल्यू। सर ये एनुअल वैल्यू क्या होता है? बस सिंपल लैंग्वेज में हमें सर सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है। देखो एनुअल वैल्यू का मतलब स्टूडेंट्स है इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए हाउस। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए हाउस। एक हाउस की इनकम अर्निंग कैपेसिटी कितना है? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ये एक घर है। ओके, इस घर का इनकम अर्निंग कैपेसिटी कितना होगा? जो एनुअल वैल्यू है ना, इस घर से कितना पैसा कमाया जा सकता है एक साल में, वो होता है एनुअल वैल्यू। सपोज मैंने एक टेनेंट को, ये मेरा घर है और मैंने अपने यहाँ पे किराएदार को ये घर भाड़े पे दिया है 12,000 पर मंथ की रेंट में। ठीक है, तो इसका एनुअल वैल्यू क्या होगा? 12,000 इंटू 12 यानी कि 1,44,000 जो होता है ना, 1,44,000, ये है उसका एनुअल वैल्यू। ठीक है,
सर आपने बताया कि एनुअल वैल्यू अलग अलग होता है, तो ये अलग अलग कैसे होता है? देखो, एनुअल वैल्यू कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स माने कि जो म्यूनिसिपैलिटी है या फिर जो कंटेनमेंट बोर्ड है वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस घर का रेंट इतना होना चाहिए या फिर इस घर से इतना इनकम हो रहा होगा, तो वो गवर्नमेंट की पॉइंट है, ठीक है। तो वो होता है म्यूनिसिपैलिटी एनुअल वैल्यू या फिर म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो तो एक वैल्यू आ गया कि एक्चुअली मैंने कितने पैसे में भाड़े पे दिया है, ठीक है। कभी कभी मार्केट को बेस लेके भी आप वैल्यू डिसाइड करते हो कि भाई देखो इस एरिया में घर का जो रेंट है वो इतना है, तो इस घर का रेंट भी इतना होना चाहिए, वो है फेयर मार्केट वैल्यू। तो जो एनुअल वैल्यू है एक प्रॉपर्टी का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एनुअल वैल्यू मीन्स इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए हाउस, इट इज द नोशनल इनकम, सॉरी इट इज द नोशनल इनकम रैदर देन एक्चुअल इनकम। सर अभी इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है। एनुअल वैल्यू ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी से वो इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि मेरे घर से महीने का 12,000 का रेंट आता है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा मेरे हाथ में 1,44,000 रिसीव हुआ है। हो सकता है कि टेनेंट ने कुछ पैसा दिया ही नहीं, ठीक है, कुछ पैसा मैंने रियलाइज नहीं किया, या फिर पूरे साल मेरे प्रॉपर्टी मतलब मेरे प्रॉपर्टी जो है वो पूरे 12 महीने के लिए रेंटेड नहीं था, 3-4 महीना वो प्रॉपर्टी खाली था, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू का मतलब है नोशनल इनकम, पेन पेपर के हिसाब से इस घर का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। नोशनल इनकम मतलब हम बस रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्चुअल इनकम नहीं है, एक्चुअल इनकम अलग हो सकता है, ठीक है। तो इट इज नोशनल इनकम रैदर देन एक्चुअल इनकम। सो एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? एनुअल वैल्यू मीन्स इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए हाउस, सही है। सर हाउस का मतलब बता दीजिए। देखो हाउस का डेफिनेशन ना स्टूडेंट्स बहुत ही अलग है, बहुत ही वियर्ड है इसका डेफिनेशन, लेकिन जो भी है ऐसा ही है, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ सर बहुत सारे फैकल्टीज तो सिर्फ जो जीए भी होता है उसी का कैलकुलेशन करा लेते हैं बीकॉम में। देखो बहुत सारे फैकल्टीज बीकॉम में सिर्फ बता देते हैं कि भाई जीए भी कैलकुलेशन करो, लेकिन आपको एक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो हम क्यों पढ़ रहे, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें एवरी आइटम की जो पॉइंट है उसकी क्या वैलिडिटी है। और जीए भी कैलकुलेशन तो हम लोग ऐसे भी करने वाले, ठीक है। चलो हाउस का मतलब सर क्या है? हाउस का मतलब ये बोल रहे कि एनी लैंड surrounded by wall, it may or may not have roof and any land appurtenant or attached thereto। क्या बोल रहा है कि भाई देखो अगर कोई लैंड है और उसके चारों तरफ दीवार है तो वो हाउस में आ जाता है, तो वो घर की डिफिनेशन में आ जाता है। सो एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल और इट मे और मे नॉट हैव रूफ, मतलब ऊपर में छत होना चाहिए, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। सर क्या डेफिनेशन है? अगर ऊपर छत नहीं है तो उसे घर कैसे बोलेंगे? भाई देखो इनकम टैक्स में वही डेफिनेशन दे रखा है। क्या बोल रहा है भाई? देखो बोल रहा है कि हाउस मीन्स एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल, इट मे और मे नॉट हैव रूफ एंड एनी लैंड appurtenant और attached thereto। House means any land surrounded by wall, it may or may not have roof and any land appurtenant और attached thereto, ठीक है। तो सर एक बात बताइए, सपोज हम वानखेड़े की स्टेडियम, वानखेड़ जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, उसका एग्जांपल लेते सर, उसके चारों तरफ तो दीवार ही दीवार है और ऊपर छत नहीं है, तो क्या वो हाउस के डेफिनेशन में आएगा? आंसर इज यस। क्रिकेट स्टेडियम जो है, क्रिकेट एरिना जो है या फिर जो स्पोर्ट्स एरिना है वो हाउस के डेफिनेशन में आएंगे, क्योंकि चारों तरफ दीवार है, ऊपर छत है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर हमारा जो नॉर्मल फ्लैट वगैरह है वो भी आएगा? सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो अटैच टू लैंड है। सर जो मिट्टी का घर होता है क्या वो भी हाउस के डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल सर आएगा, क्योंकि वो उसमें भी वाल है, ठीक है। सर एक बात बताइए, केरला एंड कश्मीर में बोट हाउस फेमस है, क्या सर वो हाउस के डेफिनेशन में आएगा? आंसर इज नो, वो हाउस के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो अटैच टू लैंड नहीं है। सर एक बात बताइए, दुबई में फ्लोटिंग हाउस है, दुबई वाले इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन्होंने समंदर में तैरते हुए घर बना लिया है, सर क्या वो हाउस की डेफिनेशन में आएगा? देखो स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी, ये जो एक्ट लिखा गया था वो लिखा गया था 1961 में, तब ये इतने एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं और किसी ने सोचा भी नहीं था कि कब पानी में भी घर चलेगा, मतलब पानी में भी घर तैरता हुआ घर बनेगा,
ठीक है। तो अभी ये एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। तो जब एक्ट अमेंडमेंट होगा, जब एक्ट चेंज होगा, तो शायद फ्लोटिंग हाउस को भी इन लोग हाउस में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई हाउस है और वो अटैच टू लैंड है, अगर वो लैंड में अटैच हुआ है, तो ही क्या होगा, उसे हाउस के डेफिनेशन में लिया जाएगा। ठीक है सर, एक और बात बताइए, आपने बोला कि एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल इट मे और मे नॉट हैव रूफ एंड एनी लैंड appurtenant और अटैच्ड देयर टू। इसका मतलब क्या है? देखो, हाउस का मतलब है कि जो नॉर्मल घर है वो तो आएगा ही आएगा सर, लेकिन उसके चारों तरफ जो ये जो जमीन है ना, चारों तरफ जो गार्डन वगैरह होता है वो अटैच होके रहता है, जो बाउंड्रीज होता है सर, वो भी हाउस के डेफिनेशन में आएगा। इसीलिए तो जब आपको कोई पूछता है कि आपका घर कितने स्क्वायर फीट का है, तो वो टोटल जो एरिया है वो बताता है, सिर्फ जो बिल्डअप एरिया है वो नहीं बताता। ठीक है, तो हाउस के डेफिनेशन में क्या आएगा? हाउस मींस एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल इट मे और मे नॉट हैव रूफ एंड एनी लैंड appurtenant और अटैच्ड देयर टू। ओके, तो दो चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, एक है एनुअल वैल्यू और एक है हाउस। सर एक और बात बताइए कि सर ये ओनर कौन है? ओनर का भी डेफिनेशन सर बता दीजिए हमें। देखो, ओनर ना तीन तरह की है। ओनर इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में तीन टाइप के ओनर है, एक है लीगल ओनर, एक है बेनिफिशियल ओनर और एक है डीम्ड ओनर। सर तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, लीगल ओनर का मतलब कौन है सर? लीगल ओनर का मतलब है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। ठीक है, लीगल ओनर का नाम क्या है? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। सपोज दादाजी, मेरे एग्जांपल लेता हूं, मेरे घर में मेरे दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वो है लीगल ओनर, जिसके नाम पे लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, लेकिन दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, दादाजी अब बिस्तर में पड़े रहते। ठीक है, अब मेरे जो डिसीजंस है वो कौन लेता है? पापा लेते हैं। ठीक है, घर में जो भी डिसीजंस है, दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुका है, अब बट कोई डिसीजन नहीं लेते, अब सारे के सारे डिसीजंस मेरे पापा लेते हैं। ठीक है, सो पापा जो है वो है बेनिफिशियल ओनर। देखो, दादाजी है रजिस्टर्ड ओनर और लीगल ओनर। ठीक है, पापा है बेनिफिशियल ओनर। सर तो एक बात बता दीजिए कि ये डीम्ड ओनर का कंसेप्ट क्या है? बेनिफिशियल ओनर, लीगल ओनर समझ में आ गया, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिशियल ओनर? ये बेनिफिशियल ओनर क्या चीज है? देखो, बेनिफिशियल ओनर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 27 में। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना, वो बहुत ही चालू चीज है। हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो क्या है? एक नंबर के चालू आदमी है। ओके, तो कभी कभी क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उठ पटांग ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। मतलब कभी अपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कर लिया, कभी अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कर लिया जिसका कोई इनकम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड करने की सोचते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले उनसे ज्यादा तेज है। ठीक है, इनकम टैक्स वाले बोल रहे कि अगर आप डाल जाएंगे तो हम पत्ते पत्ते चलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, देखो, कुछ लोगों को हम क्या बोलेंगे, वो भले ही प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, उनके नाम पे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उन्हें डीम्ड ओनर, उन्हें ओनर ट्रीट किया जाएगा अंडर सेक्शन 27। इसे बोला जाता है डीम्ड ओनर। तो सर ऐसे कौन कौन से लोग हैं? देखो, पहले नंबर पे आता है इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस यानी कि अपनी वाइफ हो सकता है, या फिर कोई लड़की है तो उसकी हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस या फिर अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, अपने स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन जो ट्रांसफरर है, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, उससे ही ओनर ट्रीट किया जाएगा। अब इस चैनल का मकसद यही है कि आपको बताए कि ऐसा क्यों होता है। मेरे केस में हमेशा ये कि सर व्हाई तो पूछना चाहिए सर, व्हाई, ऑलवेज आस्क व्हाई। सर ऐसा क्यों है कि उसने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया। अब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? सपोज ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये 2 करोड़ का है, ये बिल्डिंग 2 करोड़ का है। रणबीर भाई ने हमारा क्या किया, रणबीर भाई ने आलिया को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया सिर्फ 2 लाख रुपए में। प्रॉपर्टी है कितने में सर? 2 करोड़ में। ठीक है, लेकिन दे कितने रहे में, मतलब कितने रुपए में ट्रांसफर कर रहे हैं? 2 लाख में। तो सर आप बोलोगे कि भाई 2 लाख भी नहीं लेना चाहिए, घर में ये मार खाने जाएगा क्या?
2 लाख भी क्यों लेगा, अपने ही बीवी है, अपने ही बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। इनकम टैक्स वालों का क्या जाता है, इनकम टैक्स वाले बोले कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को 2 लाख में ट्रांसफर किया है, भले ही ये लीगल ओनर है, भले ही ये ओनर है प्रॉपर्टी का एज पर द लॉ, लेकिन हम तो भाई आपको ही ओनर ट्रीट करेंगे। हम क्या करेंगे, आपको ही ओनर ट्रीट करेंगे। हमें नहीं पता कि आलिया कौन है, हमें पता है कि आप प्रॉपर्टी के ओनर हो। अब सर एक बात बताइए, अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना क्या गुनाह है? अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना क्या गुनाह है क्या? अब बेचारे के ऊपर आप क्यों टैक्स लगाओगे, बता दीजिए बस, कि उसने तो अपनी बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, अपनी बीवी से पैसे थोड़ी ना मांगेगा, वो 2 लाख रुपए मांग रहा है अपनी वाइफ से, ऐसे ही मार खाना है बेचारे को। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहता है, देखो सपोज ये जो बिल्डिंग है रणबीर ने खरीदा था 20 लाख में, अब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू है 2 करोड़, ठीक है। अब इनकम टैक्स वाले ये सोच रहे, इनकम टैक्स वाले सोच रहे कि भाई देखो 2 करोड़ की 20 लाख की प्रॉपर्टी कितने की हो चुकी है, 2 करोड़ की, यानी कि इसमें फायदा कितना हुआ है रणबीर का, 1.8 करोड़ का। अब ये 1.8 करोड़ का जो प्रॉफिट है, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए रेडी है। कैपिटल गेन एक इनकम है, कैपिटल जब ये रणबीर इसे बेचेगा, किसी और को अगर बेचता तो 2 करोड़ में बेचता, सपोज शाहरुख खान को बेचने वाला था तो 2 करोड़ में बेचेगा। और 2 करोड़ में बेचेगा तो इसके पास अगर 2 करोड़ आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा भाई, बोलेगा कि तुम्हारा जितना प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर हमें 20% टैक्स दे दो, ठीक है। अब गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रहा है, देखो आलिया को जब ये बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 2 लाख में बेच रहा है, ठीक है। तो इस घर से जो रेंट आने वाला था वो तो आलिया के पास जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सपोज आलिया की इनकम 0 है, आलिया फ्लॉप एक्टर है, ठीक है, आलिया एक फ्लॉप एक्ट्रेस है, इसकी इनकम 0, अब ये फिल्म वगैरह नहीं करती, जब ये माँ बनी है जब से, अब ये फिल्म वगैरह नहीं करती है, तो इसका इनकम कुछ नहीं है, 0 इनकम है। तो रणबीर ने बोला कि इसमें से जो भी रेंट आता है वो तुम अपने पास रख लेना। तो आलिया का इनकम अगर 0 है, रणबीर अगर मूवी बना रहा है तो इससे ज्यादा टैक्स देना पड़ता, अब इस बेचारे को कम टैक्स देना है, ठीक है। तो इसने अपनी इनकम को क्या किया, डाइवर्सिफाई कर लिया, अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि भाई देखो आपने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें भी मानना, हमने भी माना कि आपने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आप एक चीज ये समझ लीजिए कि आपने जो हमारा ये 20% टैक्स खा गए ना, आपने जो हमारा 20% टैक्स खा गए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते, कौन सी रेट में सर, अगर आप अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते सेम रेट पे, ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते सेम रेट पे, सेम रेट मतलब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ पे ट्रांसफर करते, तो तब उस केस में क्या होता कि हम आपको छोड़ देते। क्यों? क्योंकि देखो 2 नुकसान है गवर्नमेंट का, एक है स्टाम्प ड्यूटी, जब आप किसी को प्रॉपर्टी बेचते हो ना, तो जब ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है तो उस टाइम पे एक टैक्स लगता है जिसका नाम है स्टाम्प ड्यूटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेता है, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेता है। अब उस प्रॉपर्टी जितने में आप बेचोगे उसी के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, सपोज 6% का स्टाम्प ड्यूटी है तो 6% लगेगा। तो आलिया को इसने 2 लाख में बेचा तो 2 लाख के ऊपर लगेगा, वरना अगर किसी और को बेचता तो कितने में लगता सर, 2 करोड़ पे लगता, तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलता, वहां पे नुकसान हो रहा है। कैपिटल गेन ये टैक्स नहीं दे रहा है, 36 लाख के आसपास टैक्स देता, वो नहीं दे रहा है, और ऊपर से ये लॉस भी ट्रीट करेगा, बोलेगा कि भाई देखो 20 लाख में खरीदा था, 2 लाख में बेच रहा हूं, 18 लाख का तो मेरा लॉस है, ठीक है, इसे मैं सेटअप करवा लूंगा। तो इतने सारे नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम्हारा ये जो दिमाग है हमारे पास मत चलाना, हम क्या करेंगे, अगर तुमने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है तो हम तुम्हें ही डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे और तुमसे ही टैक्स लेंगे। अब रणबीर को आ गया गुस्सा, रणबीर ने बोला ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, मैं तो अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, वाइफ को नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो बेटी है ना राहा, उसे भी तो ट्रांसफर कर सकता हूँ ना। तो गवर्नमेंट बोला कि देखो उस बच्चे को ये तक नहीं पता कि घर क्या होता है, उसे तो बस लॉलीपॉप चाहिए, उसे तो बस खाना चाहिए, बस सोना चाहिए। आप अगर उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे ना तो उसे तो पता ही नहीं है, उसको तो घर का मतलब कुछ पता नहीं है, वो तो माइनर है। इसका मतलब ये है कि आप उसको साइड में, आप उसको फ्रंट में रखें, आप बैक में छुप के क्या कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। अपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी करना इतना जल्दी भी क्या है, 18 साल की हो जाए उसके बाद कर लेना, जब उसे पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है। लेकिन अभी जब तक वो बच्ची है, जो वो माइनर है, तो उस केस में क्या होगा, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया,
और उसे तो पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर आपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है या फिर अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा ना, गवर्नमेंट बोले कि अपनी बीवी को करो ना, किसी और की बीवी को करने की क्या जरूरत है, अपनी खुद की बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए, लेकिन फुल कंसिडरेशन पे करिए ताकि हमें हमारा टैक्स मिल जाए। हमारा टैक्स दे दीजिए, फिर आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते, ठीक है, ओके। तो ये वाला पॉइंट है कि अगर आप अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन तो जो ट्रांसफर है ना उसे ही डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। देखो, अगर हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स फाइल होता है, सपोज आलिया और रणवीर का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, और कोर्ट ने बोला कि भाई देखो कंपनसेशन में आलिया को तुम्हें 50 करोड़ देना है, रणवीर ने बोला कि हाँ ठीक है, ये वाला घर में दे देता हूं, ठीक है, ये वाला घर में तुम्हें दे देता हूं और 40 करोड़ तुम्हें पे करूंगा, ठीक है। तो अगर डाइवोर्स की केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है तो वो क्या होगा, उस केस में बेचारे रणबीर को टैक्स नहीं देना है, आलिया को ही टैक्स देना है, ठीक है, आलिया को ही ओनर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, देखो बोल रहा है कि मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों के बीच में, आलिया एंड रणबीर के बीच में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होना चाहिए। मैरिटल रिलेशनशिप मस्ट सबसिस्ट as on the date of the transfer of the property as well as on the date of the accrual of the income। तो मैरिटल रिलेशनशिप रहना चाहिए ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी as well as on the date of transfer of accrual as well as on the date of accrual of income। सही है। अच्छा सर, अगर आपने बोला कि जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उस दिन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके बाद जिस दिन इनकम आया उस प्रॉपर्टी से उस दिन भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रॉपर्टी जो है रणबीर जो है वो डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाएगा। सर अगर रणबीर ने आलिया को शादी से पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है तो उस केस में सर क्या होगा, देखो अगर शादी से पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है तो ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा और आलिया को ही डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाएगा। सही है सर, बिल्कुल। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया वो किसी और की प्रॉपर्टी बन गई, आपने जिसे अपनी प्रॉपर्टी दिया वो किसी और की प्रॉपर्टी अगर बन गई तो आपकी प्रॉपर्टी भी जाएगा और वो लड़की भी जाएगा। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है, माइनर चाइल्ड डज नॉट इंक्लूड्स माइनर मैरिज डॉटर। सर आप क्या बोल रहे हो, सर हम लोग 2025 में, और यहाँ पे बाल विवाह तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। सर इंडिया में तो अलाउड ही नहीं है बाल विवाह, लेकिन फिर भी होता है। देखो इंडिया में बाल विवाह अलाउड नहीं है, लेकिन राजस्थान की कुछ एरिया में आज भी बाल विवाह होता है, ठीक है। तो अगर माइनर मैरिज डॉटर है, कोई लड़की है, माइनर चाइल्ड है और जो डॉटर है, अगर उसकी शादी हो रहा है और उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये तभी होता है जब ससुराल वाले दावरी के लिए डिमांड करते हैं कि भाई देखो तुम्हारी बेटी के साथ हमारी बेटे का शादी हो रहा है। राजपूत लोगों का ये चलता रहता है कि हमारी बचपन में शादी हो जाएगा, ठीक है। तो बचपन में शादी हो गया और दहेज में क्या हुआ, दहेज में ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पिता के नाम पे वो अपनी बेटी के नाम पे करने के लिए ससुराल वाले क्या करते, फोर्स करते। तो उस केस में इनकम टैक्स वालों को भी पता है कि ये एक तो ये गैर कानूनी है, दूसरा है कि जो प्रॉपर्टी है वो आरसीसी के पास नहीं रहेगा, वो तो उसकी बेटी के पास चला जाएगा और उसकी ससुराल वाले उसे यूज करेंगे। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांसफरर है यानी कि जो लड़की के पिता है उसके हाथ पे टैक्स नहीं लगेगा, वो लड़की के हाथ में ही टैक्स लगेगा, ठीक है, ओके। तो ये था पहला पॉइंट, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। दूसरा जो पॉइंट आता है, होल्डर ऑफ एन इम्पार्सिबल एस्टेट। देखो कोई अगर ऐसा प्रॉपर्टी है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी है और उसके मल्टीपल ओनर है, सपोज राम और श्याम दोनों भाई है, माँ बाप के पास एक ही बिल्डिंग था, ठीक है, माँ बाप ने बोला कि भाई देख राम और श्याम कुछ भी हो जाए दोनों अलग मत होना, ठीक है, और एक ही प्रॉपर्टी, एक ही घर है और ये घर तुम लोगों का है, ठीक है। अब फिर जब बड़े हुए राम और श्याम, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों भाई एक एक होके चल रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों की शादी हुआ दोनों की बीवी ने झगड़ा करना स्टार्ट कर लिया और राम ने क्या किया, श्याम की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। मतलब बोला गया था कि दोनों भाई की प्रॉपर्टी है, लेकिन राम ने कब्जा कर लिया, बेचारा श्याम को निकाल लिया प्रॉपर्टी से। अब जब इनकम टैक्स वाले आ रहे तो राम क्या बोल रहे कि भाई देखो श्याम ओनर है, श्याम से टैक्स लो। श्याम बेचारा बोल रहे कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। तो उस केस में क्या होगा,
अगर कोई होल्डर ऑफ एन इम्पर्सिबल स्टेशन ना, कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस प्रॉपर्टी का जो होल्डर है, जिसके पास अभी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, डीम्ड ओनर है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू हुम ए बिल्डिंग और पार्ट thereof is allotted or leased under the house building scheme of a company or association is treated as deemed owner of that building or a part thereof. ओके, इसका मतलब क्या है, देखो जो सोसाइटी होता है, आप लोग सब ने क्या होगा कि एक फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा। तो तारक मेहता की उल्टा चश्मा में जो गोकुलधाम सोसाइटी है, वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, देखो बड़े बड़े बिल्डर क्या करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते, मतलब फ्लैट्स बनाते। ठीक है। उस फ्लैट को वो क्या करते हैं, आइदर एक कंपनी के नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं या फिर एक सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर करवा लेते। ठीक है। अब जिन लोगों ने फ्लैट खरीदने के लिए पैसा दिया है, ये लोग क्या करते हैं, फ्लैट की ओनरशिप आपको नहीं देते, फ्लैट की ओनरशिप आपको नहीं मिलेगा। बदले में ये क्या करेंगे, आपने जो पैसा दिया है, बदले में आप ये क्या करेंगे, उस सोसाइटी का आपको मेंबर बना लेंगे या फिर तो उस कंपनी का आपको शेयर होल्डर बना लेंगे। ठीक है। उस सोसाइटी का आपको मेंबर बना लेंगे या फिर उस कंपनी का आपको क्या करेंगे, शेयर होल्डर बना लेंगे। ठीक है। और बदले में आप, क्योंकि उस कंपनी का कोई काम नहीं है या फिर सोसाइटी का कोई अदर काम नहीं है, सिर्फ उसके पास प्रॉपर्टी है और आप उसके मेंबर हो, तो उस मेंबरशिप के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को, उस घर को यूज कर सकते हो। तो गोकुलधाम सोसाइटी जो है वो क्या है, लीगल ओनर, लेकिन एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी को यूज कौन कर रहा है, जेठालाल। तो जेठालाल है डीम्ड ओनर, जो मेंबर है या फिर जो शेयर होल्डर है वो है डीम्ड ओनर। ठीक है। ओके सर। उसके बाद आता है कि देखो, सपोज कोई ट्रांजैक्शन होता है जहां पे प्रॉपर्टी, कोई ट्रांजैक्शन होता है जहां पे पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। दो लोग हैं, ए एंड बी। ए एंड बी ने दोनों ने क्या किया, दोनों अच्छे दोस्त थे। ए का एक प्रॉपर्टी है जो बी को खरीदना है, ए का एक प्रॉपर्टी है जो बी को खरीदना है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना है सर, प्रॉपर्टी का वैल्यू है 2 करोड़। ठीक है। ए ने बोला कि भाई देख बी, मैं तेरा प्रॉपर्टी खरीदूंगा, बी को प्रॉपर्टी बेचना है, बी को पैसे चाहिए। ए ने बोला कि देख मैं तेरा प्रॉपर्टी अगर खरीदूंगा तुझे कितना पैसा चाहिए, बी ने बोला कि भाई देख 50 लाख तो चाहिए मुझे अभी इमीडिएटली। ठीक है। लेकिन 2 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, क्योंकि मुझे 50 लाख देगा नहीं, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच देता हूँ। बदले में क्या होगा, बदले में बाकी जो 1.5 करोड़ बचेगा उसे एफडी वगैरह करवा लूंगा। तो ए ने बोला कि देख मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देख मैं तुझे 50 लाख पहले देता हूं। ठीक है। 50 लाख तेरी जरूरत है तो 50 लाख दे दिया मैंने तुझे। हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनाएंगे कि तू अपना प्रॉपर्टी मुझे बेचने वाला है और मैं खरीदने वाला हूं और मैंने तुझे एडवांस दिया है 50 लाख का। तो बी ने बोला हाँ सही है। इसने बोला कि लेकिन हम क्या करेंगे, अभी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है। हम थोड़े दिन के लिए इसे होल्ड करके रखेंगे। ओके। मैं तुझे बैक में 2 करोड़, एक 1.5 करोड़ दे दूंगा, तुझे 2 करोड़ चाहिए, मुझे तो 2 करोड़ दूंगा। लेकिन हम ऐसे शो करेंगे कि प्रॉपर्टी अभी जो एग्रीमेंट हुए वो आधा परफॉर्म हुआ है, मैंने सिर्फ एडवांस दिया है और कुछ दिनों के बाद मैं जब फुल पेमेंट करूंगा तब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगा। अब बी ने बोला कि भाई ऐसा क्यों करना है, तो ए ने बोला कि देख अगर तू मुझे प्रॉपर्टी बेचेगा तुझे कैपिटल गेन में टैक्स देना है। एक बार प्रॉपर्टी मेरे पास आ गया और मैंने इसे भाड़े पे लगाया तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देना है। इससे अच्छा ये है कि प्रॉपर्टी तेरे ही नाम पे रहने दे, प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगा फिजिकली, मतलब ओरिजिनली प्रॉपर्टी मेरे पास आएगा लेकिन लीगली नहीं आएगा। मैं उस प्रॉपर्टी से भाड़ा इनकम करूंगा, मतलब उसे रेंट पे दूंगा और उसमें से इनकम लूंगा और तुझे अपना पैसा मिल जाएगा। फिर जब कभी टाइम मिलेगा इंडिया में, जब कभी अब जो निर्मला सीतारमन है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर से हट जाएगी, वो सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर से जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे। तो इससे बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म्ड है लेकिन पोजेशन मिल चुका है, ठीक है, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बायर के पास जा चुका है, तो उस केस में जो बायर है उससे ही डीम्ड ओनर, एक ही हम लोग क्या करेंगे, डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। सही है सर, बिल्कुल। उसके बाद आता है लीज। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे लिया है, लीज मतलब रेंट ही होता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ रेंट होता है, लॉन्ग टर्म रेंट बोलो, ठीक है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है तो जो 2 पार्टी होते हैं, एक होता है लेसर जो होता है
एक होता है लेसर, एक होता है लेसी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये होता है टेनेंट और ये होता है ओनर। लेसर ने अपनी प्रॉपर्टी लेसी को दिया लीज में। अगर ये लीज का पीरियड 12 साल से ज्यादा है इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड, इसका मतलब क्या है कि पहले आपने 3 साल लिया, फिर 4 साल, फिर 5 साल, ऐसे करके अगर आपने 12 साल से ज्यादा लीज पे लिया है कोई भी प्रॉपर्टी को, तो जो लेसी है ना उससे हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। भाई एक प्रॉपर्टी अगर आप 12 साल रेंट दे रहे हो तो आपने तो उस प्रॉपर्टी का आधा, जो भी उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है उतना तो आपने रेंट दे दिया, तो अब भी अब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ हक है, ठीक है। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी में 12 साल से रह रहा हूं, ठीक है, लीज रेंट एग्रीमेंट हुआ है, 12 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है मैं उस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं, तो मेरा एक राइट आ जाएगा कि ओनर मुझे अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता, अब मुझे उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। तो सर आप लोग सोच रहे हो सर अच्छा है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बना लेंगे, रिलीज एग्रीमेंट बना लेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी में जाके 12 साल तक रह लेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी हमारा। अभी तो रुको, इसमें थोड़े से चेंजेस है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी के जो लीज का पीरियड है वो 12 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, एंड जो लीज का एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट में एक पीरियड काउंट नहीं, अगर लीज अगर जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट 1 ईयर से कम है ना, द एबव पीरियड डज नॉट इंक्लूड्स एनी रेंटल राइट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यानी कि अगर एग्रीमेंट 1 साल या फिर 1 साल से कम पीरियड के लिए हुआ है, अगर एग्रीमेंट 1 साल या फिर 1 साल से लेस कम पीरियड के लिए हुआ है ना, 11 महीने के लिए हुआ है या फिर 10 महीने के लिए हुआ है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, लीज रेंट में काउंट नहीं करेंगे। अगर आपने 1 साल 1 साल 1 साल करके 12 साल रहे हो ना, तो लीज एग्रीमेंट में वो पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। 1 साल से ज्यादा अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो क्या होगा, काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको पता होगा कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 मंथ का बनता है। तो ये क्वेश्चन है कि क्यों सर हर एग्रीमेंट 11 मंथ का बनता है, कोई एग्रीमेंट क्यों 12 महीने का 13 महीने का नहीं बनता है। उसका रीजन यही है कि अगर आपने 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का बनाया तो एक टाइम पे बायर के पास क्या आ जाएगा, लीगेसी राइट आ जाएगा, यानी कि टेनेंसी राइट, लीगेसी नहीं टेनेंसी राइट आ जाएगा कि वो अपने आप को ओनर ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये था डीम्ड ओनर का पूरा कॉन्सेप्ट। ये था हमारा हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्लास। होपफुली आपको क्लास अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगता है आपको इतने डिटेल में पढ़ाने के लिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, तभी हमारा जो ये चैनल का मकसद है वो पूरा होगा। हम एक और क्लास में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।